वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिसर्च डिजिटल एकेडमी पर आप सभी लोग का स्वागत है। पिछले सेशन में हमने 2024 का सीटेट 2024 का प्रीवियस हमने जो है उसका डिस्कशन किया था क्लास 6 to 8 का। ठीक है, एसएसटी सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन। तो आज हम देखेंगे 2023 अगस्त 2023 का एनालिसिस के बारे में, देखेंगे प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में। तो आइए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो है पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न विचार कीजिए। कुछ इसमें प्रश्न दिया है, जैसे लोकतंत्र में लोग किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं। अगर लोकतंत्र में जाना है तो क्या क्या भागीदारी रहेगी। विद्यार्थियों द्वारा दिए गए कुछ उत्तर नीचे दिया गया है, कुछ इसमें विद्यार्थी हैं वो अपना उत्तर दिए हैं। कौन सा उत्तर विद्यार्थी के प्रश्न को समझने और एक समावेशी विषयानुकूल, समावेशी विषयानुकूल का मतलब कि इन चारों में से सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा होगा, उत्तर देने की क्षमता का प्रदर्शन करता है। तो इन इसमें ऑप्शन दिया है, इन चारों ऑप्शन में से सबसे अच्छा आंसर कौन सा होगा। समावेशी विषयानुकूल का मतलब ये होगा। तो हम ऑप्शन देखते हैं। लोकतांत्रिक सरकार के संचालन को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य तत्व हैं, जैसे जन भागीदारी, संघर्ष का समाधान और समानता व न्याय के प्रति प्रतिबद्धता। दूसरा ऑप्शन है मतदान, धरना, रैली, सामाजिक आंदोलन। चुनाव के समय तो होता है, ये मतदान होता है, धरना भी होता है, रैलियां भी होती हैं, सामाजिक आंदोलन भी किया जाता है। तीसरा चुनाव में मतदान द्वारा, और चौथा है लोकतंत्र में लोग चुनाव में मतदान द्वारा भागीदारी करते हैं। सभी सरकारें एक निर्धारित समय के लिए चुनी जाती हैं, 5 साल के लिए। भारत में यह अवधि 5 साल है, 5 साल के सभी सरकारें चुनी जाती हैं। तो इन ऑप्शन में देखेंगे, चारों ऑप्शन तो देखने में सही है, लेकिन सबसे जो समावेशी विषयानुकूल ऑप्शन, इसमें ऑप्शन नंबर 2 होगा। ऑप्शन नंबर, क्योंकि इसमें इस ऑप्शन में औपचारिक अनौपचारिक इसमें आ जाता है, दोनों आ जाता है, मतदान, धरना, रैली, सामाजिक। तो उसको ध्यान देंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। एक और प्रश्न है, देखिए, साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है। साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है। विद्यार्थियों द्वारा लिखे कुछ उत्तर नीचे, विद्यार्थी इसमें कुछ अपना आंसर लिखे हैं। किस उत्तर में विद्यार्थी अपनी तुलना या अंतर कर पाने की क्षमता का प्रदर्शन करने में असफल दिखता है। अब इसमें बताना है कि इसमें विद्यार्थी जो है इसमें असफल दिखता है। पहला ऑप्शन है, साप्ताहिक बाजार में बिकने वाले सामान सस्ती दरों पर खरीदे जा सकते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल में बिकने वाले सामान को केवल कुछ लोग ही वहन कर सकते हैं, कुछ लोग ही खरीद पाते हैं। कहने के तो ऑप्शन ये भी सही है। साप्ताहिक बाजार में स्थायी दुकानें नहीं होती हैं, जबकि शॉपिंग मॉल में दुकानें लंबे समय तक रहती हैं। ये भी कह सकते हैं, इसका भी कहना सही है। साप्ताहिक बाजार ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल प्रायः शहरी क्षेत्रों में लगते हैं। ये भी देखें तो सही है। चौथा ऑप्शन है कि साप्ताहिक बाजार वैसे बाजार होते हैं जो सप्ताह में किसी निश्चित दिन लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल बहुमंजिला इमारतें होती हैं जिनमें भिन्न मंजिले पर दुकानें होती हैं। अब इसमें ऑप्शन देखेंगे तो देखने में चार चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन जो है सही है, लेकिन सबसे सही ऑप्शन इसमें ऑप्शन नंबर 4 है। क्योंकि जो साप्ताहिक बाजार होते हैं वैसे बाजार होते हैं जो सप्ताह के किसी निश्चित दिन लगते हैं, सभी दिन लगते हैं। साप्ताहिक बाजार क्या होता है, एक निश्चित दिन होता है, उस दिन लगते हैं। और जो शॉपिंग मॉल होता है ये बहुत बड़ी होती है, बहुमंजिला इमारतें होती हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 6 के कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते हैं कि यदि पृथ्वी सपाट नहीं है तो मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट दिखाते हैं। इस प्रश्न को संबोधित करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या है। तो कक्षा 6 के जो विद्यार्थी हैं इस तरह का प्रश्न पूछ देते हैं कि जब पृथ्वी सपाट नहीं है तो फिर हमें मानचित्र कैसे एक पेज पे दिखाया जाता है, एक सपाट दिखाया जाता है, और पृथ्वी तो गोल है। इसमें ऑप्शन क्या है, सजीवता के साथ यह दिखाना है कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को मानचित्र दिखाना। तीसरा है उन्हें स्वयं ही कारण पता करने के लिए कहना। ये ऑप्शन तो गलत होगा, उन्हें स्वयं कभी नहीं कहेंगे। विद्यार्थियों को ग्लोब दिखाना है, केवल ग्लोब दिखाने से तो पता नहीं चलेगा, और मानचित्र दिखाने से पता नहीं चलेगा। तो इसमें 3 ऑप्शन हो गया। सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं, बस ये ऑप्शन नंबर इसका पहला सही होगा, ये बताना रहता है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन, ये कथन और तर्क का क्वेश्चन है, कथन और तर्क। अभिकथन का सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है। बात सही है, सामाजिक विज्ञान का जो कला के साथ क्या है, दृढ़ दृढ़ संबंध है। और उसके बाद तर्क है कि चित्रकलाएं, मूर्ति कलाएं, प्रागैतिहासिक शिल्प कृतियां इत्यादि सामाजिक विज्ञान की कई शाखाओं के साक्ष्य या प्रमाण को निरूपित करते हैं। तो इसका हम देखेंगे अभिकथन और तर्क। अभिकथन और तर्क में देखेंगे तो दोनों सही है, ठीक है। अभिकथन और तर्क क्या है, दोनों सही है, और इसकी ये व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ए और आर दोनों सही है, और आर जो ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें भी जो है कथन, इसमें दो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। ये स्टेटमेंट का क्या है, दो स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट एक और दो, ए और बी। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित, अनुभविक और सत्यापनीय है। अनुभविक और सत्यापनीय है सामाजिक विज्ञान की प्रकृति, जो नेचर है। स्टेटमेंट दो कह रहा है कि इसका अध्ययन प्रायः एकल घटना के बहुल व्याख्यान की ओर ले जाता है। तो इसमें दो स्टेटमेंट है, इन दोनों स्टेटमेंट में बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो स्टेटमेंट दो इसमें है, इसका अध्ययन प्रायः एकल घटना के बहुल व्याख्यान की ओर ले जाता है। ये भी सही है, क्योंकि एकल घटना के बहुल व्याख्यान की ओर ले जाता है, बहुत सारे व्याख्यान की ओर ले जाता है, और इसमें दोनों कथन सही है। तो इसमें हो जाएगा ए और बी दोनों सही, ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजी रोजी ने एक महिला का नर्स के रूप में तथा पुरुष का अभियंता के रूप में चित्र बनाया। एक लड़की है रोजी, उसने जो है नर्स का महिला के रूप में, और इंजीनियर का मतलब अभियंता का, इसे इंजीनियर बोलते हैं, पुरुष का। इसके पीछे का कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया, महिलाएं अच्छी नर्स होती हैं क्योंकि वे अधिक धैर्यवान और सौम्य होती हैं, जबकि विज्ञान में तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और महिलाएं तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होती हैं। तो ऐसा उसके धारणाओं पर डिपेंड करता है, ऐसा धारणा बना दिया गया है, इसलिए रोजी के दिमाग में ऐसा बातें हैं। जो नर्स होगी वो महिला होगी। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा कि रोजी का कथन क्या परिवर्तित करता है, यानी उसका दिमाग किस तरह का है बताते हैं। तो पहला जेंडर स्थिरता, जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा, जेंडर वर्गीकरण करना, जेंडर भेदभाव। तो इसमें जेंडर भेदभाव तो होगा नहीं, वर्गीकरण तो किया नहीं, इसमें जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा, क्योंकि ये धारणा जो है बना दिया गया है, बना दिया कि जो नर्स होंगी वो महिलाएं होंगी, और जो इंजीनियर होंगे वो क्या होंगे, पुरुष होंगे। तो ये ऑप्शन नंबर इसका 2 सही होगा, जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2 सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि श्रेष्ठ होगी। अब इसमें जो है शिक्षा शास्त्रीय विधि इसमें बताना है श्रेष्ठ कौन सी होगी विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में। ओके, तो इसमें बताना है आपको। पहला है इसमें विद्यार्थियों को उनके पड़ोस में चुनाव संबंधी सर्वे करने के लिए कहना। दूसरा है कक्षा में कक्षा प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन करना। तीसरा स्थानीय चुनाव पर वृत्त चित्र दर्शाना, और चौथा है किसी विशेष को व्याख्यान के लिए आमंत्रित करना। तो इसमें अगर देखेंगे किसी विशेषज्ञ को व्याख्यान के लिए आमंत्रित करने के लिए ऑप्शन तो नहीं होगा कि एक आदमी विशेषज्ञ को बुलाएंगे। स्थानीय चुनाव पर वृत्त चित्र दर्शाना, स्थानीय चुनाव पे हम वित्त चित्र दर्शा नहीं सकते हैं। कक्षा में कक्षा प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन करना, अगर कक्षा में कक्षा प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे तो इसमें जो है ना इसका ऑप्शन नंबर इसमें दूसरा से होगा, ठीक है। विद्यार्थियों को उनके पड़ोस में चुनाव संबंधी सर्वे कराने से फिर उनका जो है उतना जानकारी होगा नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं सही होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर 2। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, आदिवासियों और चलवासी पशु चारवाहों के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु श्रेष्ठ संभाव्य अभ्यास होगा। आदिवासियों और चलवासियों, जो चरवाहे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, चलवासी के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को अच्छा
उनके जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने श्रेष्ठ संभाव्य अभ्यास होगा, इसमें बताना है। ठीक है, तो इसमें जो हो जाएगा पहला ऑप्शन है बकरवालों पर चलचित्र अथवा वृत्त चित्र दिखाना, दूसरा व्याख्यान एवं सेमिनार, तीसरा आदिवासियों और चलवासियों पशुचारी चरवाहों पर सामूहिक चर्चा, पाठ्य पुस्तक पठन। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे पाठ्य पुस्तक पठन तो होगा नहीं, केवल पाठ्य पुस्तक पठन करने से तो सबको जानकारी और उसके प्रति संवेदनशील बच्चों को होगा नहीं। तीसरा ऑप्शन पहला ऑप्शन इसमें हो जाएगा कि बकरवालों पर चलचित्र अथवा वृत्त चित्र दिखाना, अगर हम उनके चलचित्र और वृत्त चित्र दिखाएंगे तभी उनके ऊपर ज़्यादा जो है संवेदनशील बनेगा नहीं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है व्याख्यान एवं सेमिनार, दूसरा ऑप्शन है व्याख्यान एवं सेमिनार, व्याख्यान एवं सेमिनार, अगर हम सिर्फ सेमिनार करने से और बताने से होगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा है आदिवासियों और चलवासी पशुचारी चरवाहा पर सामूहिक चर्चा। हाँ, सबसे अच्छा इसमें ऑप्शन होता है सामूहिक चर्चा। सामूहिक जो चर्चा होती है सबसे इसमें अच्छा माना जाता है, इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा 3 सही होगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को श्यामपट्ट का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस तरह करना चाहिए। इसमें जो है विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को श्यामपट्ट का इस्तेमाल निम्नलिखित किस तरह से करना चाहिए। अगर विद्यार्थियों को इसे जल के बारे में बताना है तो श्यामपट्ट हम किस तरह से उसका इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन है संकल्पनाओं, विषय वस्तु और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करना। जो भी हमारी संकल्पना है, जो हमारी सोच है, उसके विषय वस्तु है और उसके जो क्या मुद्दे हैं उसके आधार पर जो हमारी रिएक्शन है, प्रतिक्रिया है, उसको हम व्यवस्थित करेंगे बोर्ड पे। वे विद्यार्थी जो कक्षा में होनहार माने जाते हैं उनकी प्रतिक्रिया को लिख लेना। जो भी विद्यार्थी होनहार होंगे उनकी प्रतिक्रिया को लिखने से तो होगा नहीं, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद जो है तीसरा है विद्यार्थियों की बातों को सुनना लेकिन उनका अभिलेखन आवश्यक नहीं है, तो ये भी होगा नहीं क्योंकि केवल विद्यार्थियों को सुनने से उनका अभिलेखन होगा नहीं। ठीक है, तो इसमें जो है चौथा चर्चा में कही गई हर बात को अभिलेखित करना, अगर चर्चा कर करके हर बात को अभिलेखित करेंगे भी होगा नहीं, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है पहला से होगा क्योंकि संकल्पना, विषय वस्तु और मुद्दों इसके आधार पर उनके जो रिएक्शन होंगे, प्रतिक्रिया होंगे, उसको हम क्या करेंगे व्यवस्थित करेंगे बोर्ड पे, तो अच्छे से समझ जाएंगे। तो इसका ऑप्शन एक सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपराधिक न्याय प्रणाली का पाठ खत्म होने पर एक टीचर ने मान लीजिए कोई पाठ पढ़ा है आपराधिक न्याय प्रणाली, उसको खत्म होने पर एक शिक्षक जो है उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जिला न्यायालय ले जाते हैं। पाठ पढ़ाने के बाद जिला न्यायालय ले गए दिखाने के लिए कि कैसे होता है। यह अवलोकन निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य पूरा करता है, तो इसमें बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा उद्देश्य होगा। पहला है कि न्यायालयों के प्रकार का अनुभव करना तथा वकीलों, न्यायाधीशों और कर्मचारियों की भूमिकाओं पर बातचीत करना। अगर शिक्षक जो है आपराधिक न्याय प्रणाली पाठ पढ़ाया, उसके बाद ले गया कि हाँ सही बच्चों को जो है न्यायालय ले गया, तो न्यायालय ले आकर के न्यायालयों के जितने न्यायालयों के बारे में बताया और उसका अनुभव के बारे में बताया, और वहाँ के जो वकील है, न्यायाधीश है, कर्मचारी है, उनकी क्या क्या भूमिका होती है उस पर बातचीत किया। दूसरा ऑप्शन है न्याय पाने में आने वाली चुनौतियों को दिखाना, कैसे अगर न्याय पाना है तो चुनौतियाँ क्या क्या आती है उसको उसके बारे में बताना, तथा व्यवस्था के बारे में भय पैदा। तो पहले ही इसमें निगेटिविटी आ गया, भय पैदा करना, बच्चों में कोई भय पैदा करेंगे नहीं, ये ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा। विभिन्न मुकदमों में फंसे लोगों की परेशानियों को दिखाकर विद्यार्थियों को डराना, इसमें भी देखिए डराना शब्द आ गया, ये भी जो है इसको निगेटिविटी आ गया, इसमें डराना, भय करना, बच्चों में ये सब करना ही नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा। सिर्फ ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए पहला सही होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रांत धारणा है। कुछ सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में कुछ ऐसे धारणाएं फैला दिया जाता है, वो बताना इसमें कौन कौन सी है।
यह एक गैर उपयोगी उपयोगी विषय है। प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है। यह अतिशय तथ्यों को रटने पर पुरस्कृत करता है। अगर तथ्यों को रटेंगे तो इनाम मिलेगा, ऐसे कहता है। सामाजिक विज्ञान में विशेषज्ञता प्राप्त विद्यार्थियों के नौकरी के विकल्प केवल अकादमी यानी शिक्षाविदों में ही है। तो इसमें बताना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है। सामाजिक विज्ञान के जो भ्रम धारणाएं हैं, तो हमारे देखने में ये सारी धारणाएं क्या है, सही है। ये चारों चारों क्या है, सही है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ABCD। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उष्ण कटिबंध की संकल्पना को समझने के लिए, उष्ण कटिबंध की संकल्पना को समझने के लिए एक बच्चे को निम्नलिखित संकल्पनाओं ए से डी में से इनकी प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए। अगर हमको किसी बच्चे को उष्ण कटिबंध के बारे में जानकारी दे रहे हैं, उष्ण कटिबंध के बारे में जानकारी बता रहे हैं, तो इन ऑप्शन में से बताना है उसको क्या क्या जानकारी होना चाहिए। पहला है कि देशांतर, दूसरा है ग्लोब, आतपन, अक्षांश। तो इसमें हम बात करेंगे ग्लोब की। तो ग्लोब तो होना चाहिए। अगर ग्लोब के बारे में जानकारी नहीं रहेगा तो फिर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के बारे में बता नहीं पाएगा। आतपन, आतपन क्या है कि आतपन का मतलब कि सबसे ज्यादा सूर्य की किरण, जो सूर्य की किरणें जब आती हैं तो किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा आती हैं, इसके बारे में बताएगा। अक्षांश, अक्षांश क्या है, स्थिति को बताएगा। तो ये तीनों जो है इम्पोर्टेंट है, उसको जानकारी होना चाहिए। लेकिन देशांतर ये अलग है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये स्थिति को नहीं बताता है। ओके, तो ये बी और सी और डी ये तीनों होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, बी और सी और डी, ऑप्शन नंबर 2। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 43। इसमें जो है बताना है कि निम्नलिखित तथ्यों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें जो अभिकथन और तर्क, अभिकथन और तर्क का क्वेश्चन आ गया। नागरिक शास्त्र से राजनीतिक विज्ञान नामावली में परिवर्तन समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए था। ये हमारा अभिकथन है। तर्क ये कह रहा है, ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों में बढ़ती अनिष्ठा की पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक काल के समय भारतीय स्कूल पाठचर्या में नागरिक शास्त्र आया। तो इनका भी कहना से ब्रिटिश राज के प्रति जो आया था। हाँ, नागरिक शास्त्र से राजनीतिक विज्ञान नामावली में परिवर्तन हुआ था समकालीन भारत के मामले के प्रति ये ध्यान वापस लाने के लिए। ये सही है, अभिकथन भी सही है। और ये ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों में जो बढ़ती अनिष्ठा की जो पृष्ठभूमि थी, औपनिवेशिक काल के समय भारतीय जो स्कूल पाठचर्या में नागरिक शास्त्र को लाया गया था, तो ये भी सही है। तो इसका और इसका ये व्याख्या भी कर रहा है। तो ये ए और इसका सही है और इसका व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा। अभिकथन और तर्क दोनों सही है तथा जो तर्क है अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है, ऑप्शन नंबर 4 होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां बच्चों में समाज में महिलाओं के काम को लेकर आलोचनात्मक सोच विकसित करने में मदद करती है। अगर महिलाओं की जो काम है वो कैसे बच्चों के उसकी सोच को डेवलप करता है, उसमें बताना है। तो इसमें ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है, विद्यार्थियों को महिलाओं और पुरुषों में बराबरी के महत्व पर बल देते हुए नारे लिखने के लिए कहना। अगर महिला के प्रति उसके जो डेवलप करना है सोच, तो इसमें जो देखेंगे कि महिला और पुरुष के बराबरी की बात कर दिया गया है। दूसरा ऑप्शन है बी, विद्यार्थियों को ये निरीक्षण करने के लिए कहना कि महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग कितना फुर्सत का समय मिलता है और इसके बारे में विचार करना कि ऐसा क्यों है। ये ऑप्शन नंबर सही है, क्योंकि अलग अलग बात कर रहा है कि महिलाओं को कितना फुर्सत मिलता है, टाइम मिलता है, और पुरुष कितना मिलता है। सी है, विद्यार्थियों को छात्राओं के विद्यालयों में उपस्थिति संबंधी आंकड़ों को दिखाना और इसका उनके नौकरी पाने के अवसरों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में चर्चा करने के लिए कहना। अगर उनके छात्राओं के विद्यालय में उनकी क्या उपस्थितियां हैं, कैसे उनकी जो नौकरी के जो अवसर आते हैं उसमें क्या प्रभाव पड़ते हैं, उसके बारे में। तो इसमें सी ऑप्शन क्या सही होगा और बी भी सही होगा। इसमें जो है ए ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों पे महत्व की बात कर रहा है, महिला और पुलिस की। लेकिन विद्यार्थियों क्या है, महिलाओं के कामकाज को लेकर तो उसको सोच डेवलप करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी और सी सही होगा। इसमें बी और सी इसका जो है तीसरा ऑप्शन सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ये हमारा अगला क्वेश्चन है। शासन व्यवस्था के विषय पर कक्षा लेते समय विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रश्न को पूछा जा सकता है। शासन व्यवस्था के विषय पर कक्षा लेते समय अगर कोई शिक्षक है, कोई टीचर है, शासन व्यवस्था पर क्या कर रहा है, कक्षा ले रहा है, तो विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता कैसे होगा और आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों विकसित करने के लिए निम्नलिखित में किस पर प्रश्न पूछ सकता है। राजतंत्र और लोकतांत्रिक सरकार के बीच के 3 अंतर सूचीबद्ध कीजिए। क्या ये सही रहेगा? लोकतांत्रिक सरकार की क्या विशेषताएं हैं होती हैं? हमने देखा कि महामारी के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था का बोझ चिकित्सकों और अगुआ स्वास्थ्य कर्मियों पर विषम रूप से ज्यादा पड़ा। क्या आपको विचार में बेहतर सेवा शर्तों की मांग को लेकर सरकार के समक्ष उनका प्रदर्शन करना जायज है? अपने उत्तर का समर्थन कारण सहित दीजिए। चौथा ऑप्शन है, आपने यह देखा कि वर्षा ऋतु में जब भी बारिश होती है आपके घर के आसपास जल जमा हो जाता है। आप अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर के इस समस्या का समाधान निकालने का फैसला करते हैं। स्थानीय, राज्य या केंद्र में ये किस स्तर की शासन व्यवस्था के पास आप शिकायत करेंगे? तो बच्चे के अंदर सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार दोनों डेवलप करना है। तो इसमें 4 ऑप्शन में सबसे अच्छा जो ऑप्शन जो है उसका जो बात करेंगे, ऑप्शन नंबर इसका 3 है, क्योंकि इसमें जो है चिकित्सकों और अगुआ स्वास्थ्य कर्मियों के विषम रूप में ज़्यादा इसमें बेहतर 4 ऑप्शन में से ये है, क्योंकि इसमें जो सामाजिक जागरूकता के बारे में और उसका जो आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों डेवलप कर रहा है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी पाठ योजना के लिए अपेक्षित अधिगम उद्देश्य इस प्रकार लिखती है। विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार की तुलना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ करने में सक्षम होंगे। इस उद्देश्य के लिए विद्यार्थियों को अपना खाली स्थान प्रदर्शित करने की आवश्यकता होती है। वो अपना क्या प्रदर्शित करेंगे? तो अनुप्रयोग, समझ, विशेषण, ज्ञान। तो अपना वो जो है अपना समझ तो प्रदर्शित करेंगे नहीं, विश्लेषण। ऑप्शन नंबर इसका 3 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, इस उद्देश्य के विद्यार्थियों को अपना विश्लेषण प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी, तभी वो बता पाएंगे साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की क्या तुलने के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की भारतीय संघवाद की समझ व सराहना की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त है? इसमें आपको बताना है कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। राज्य के 3 अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, 3 अंग होते हैं राज्य के। संक्षिप्त विवरण लिखिए। इसे बोलेंगे शासन व्यवस्था के 3 स्तर कौन से, उनके कार्य क्या है। शासन व्यवस्था के तीसरा ऑप्शन, आपके विचार में क्या होता है यदि हमारी राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले केंद्र से लिए जाते हैं। संघवाद को परिभाषित कीजिए। अब इसमें विद्यार्थियों को भारतीय संघवाद की समझ व सराहना की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त? अब इन चारों ऑप्शन में से सबसे अच्छा जो है कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होगा? भारतीय संघवाद को अगर उसका डेवलप करना है, समझ विकसित करना है विद्यार्थियों को, इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर इसमें 3 देखिए, आपके विचार में क्या होता है यदि हमारे राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले केंद्र से लिए जाते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका सही ऑप्शन होगा, क्योंकि भारतीय संघवाद की समझ जो है इसमें होगा तीसरे में। इसका ऑप्शन क्या होगा? तीसरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो है 48 नंबर में देखेंगे, मूल्यांकन संबंधी निम्नलिखित प्रश्न पर विचार कीजिए। एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है? किसी भी देश है उसको लोकतांत्रिक संविधान की जरूरत क्यों होती है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर दर्शाता है कि विद्यार्थी ने प्रश्न को समझा नहीं है? अब इसमें ऑप्शन 4 है विद्यार्थी सी, संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कोई प्रबल समूह अशक्त समूहों पर अपनी शक्ति का प्रयोग न करे। तो संविधान यह सुनिश्चित करता है, बताता भी है, सही बात है।
विद्यार्थी बी कहता है कि संविधान हमें एक नियमावली देता है जिसके आधार पर एक देश का शासन किया जाता है, ये भी सही बात है। विद्यार्थी डी कहता है संविधान में वे नियम समाविष्ट हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि अल्पसंख्यक उस किसी भी चीज से वर्जित न हो जो बहुसंख्यकों को नित्य उपलब्ध है, ये भी सही है, संविधान भी है। विद्यार्थी ए कहता है संविधान उन नियमों को पेश करता है जो हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग से रक्षा करते हैं। इन चार ऑप्शन, चार विद्यार्थी एबीसीडी में सबसे अच्छा मानेंगे तो विद्यार्थी ए का होगा, ऑप्शन नंबर इसका 4 से होगा, क्योंकि संविधान उन नियमों को पेश करता है, उन नियमों के बारे में बताता है जो जो हमारे राजनीतिक जो नेताओं हैं उनका जो सत्ता है उसका दुरुपयोग ना करें। ओके, इसमें ऑप्शन नंबर 4 होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें जो है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन और कारण, अभिकथन और कार्य का क्वेश्चन है, अभिकथन तर्क नहीं है, अभिकथन और कार्य का है। ये कह रहा है कि अभिकथन विद्यार्थियों को चित्रों के द्वारा दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों की भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में समझाने हेतु कतरन, रजिस्टर, स्क्रैप बुक, इसके स्क्रैप बुक बोलते हैं, एक कारगर तरीका है। अगर किसी विद्यार्थियों को हमको दुनिया के बारे में समझाना है तो उसको अलग अलग वनस्पति एक स्क्रैप बुक लेंगे। कारण ये कह रहा है कि एक कतरन रजिस्टर स्क्रैप बुक का मूल्यांकन उसमें इस्तेमाल विभिन्न सामग्रियों के मूल्य के आधार पर ही किया जाना चाहिए। अब इसमें बताना है, 4 ऑप्शन जो है बताना है आपको इसमें। तो ऑप्शन ए कह रहा है ए सही है परंतु आर गलत है। ओके, ए अभिकथन और तर्क दोनों सही है, परंतु इसमें हम देखेंगे कि विद्यार्थियों को चित्रों के द्वारा दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों की विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में अगर हम समझाने हैं, अगर हम समझा रहे हैं तो स्क्रिप्ट अच्छा है, क्योंकि अलग अलग वनस्पतियों के बारे में देखेंगे तो स्क्रिप्ट उसका छोटे छोटे जो कथन होगा वो विद्यार्थियों के लिए समझ में आएगा। तो ये अभिकथन क्या है, सही कह रहा है। एक कथन रजिस्टर स्क्रैप का मूल्यांकन उसमें इस्तेमाल विभिन्न सामग्रियों के मूल्य के आधार पर ही किया जाना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि उसके हम मूल्य के आधार पर करेंगे, अगर जितना समझ आएगा उसी उसी के अनुसार काम करेंगे। तो मूल्य के आधार पर हमको काम नहीं करना है, ठीक है, समझ के अनुसार काम करना है। तो ये कारण इसका गलत होगा। ठीक, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा, ए सही होगा परंतु आर गलत होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पहला सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर हमको विद्यार्थियों के तथ्य यानी फैक्चुअल नॉलेज का हमको विद्यार्थी का फैक्चुअल नॉलेज है कि नहीं है उसके बारे में हमको पूछना है कि उसको जानकारी है कि नहीं है, तो किस तरह का प्रश्न हम पूछेंगे। परिभाषिक शब्दावली का ज्ञान, अगर कोई परिभाषिक कोई परिभाषा है उस शब्दावली का ज्ञान के बारे में पूछेंगे। वर्गीकरणों और श्रेणियों का ज्ञान, उसको वर्गीकरण और श्रेणी ज्ञान है कि नहीं है। रणनीति ज्ञान, और चौथा है विषय विशेष कौशल का ज्ञान, विषय विशेष नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, विषय विशेष कौशलों का ज्ञान। तो इसमें बताना है सबसे अच्छा कौन सा रहेगा। तो सबसे अच्छा अगर हमको तथ्यात्मक फैक्चुअल नॉलेज के बारे में किसी विद्यार्थी से पूछेंगे तो उसको परिभाषिक शब्दावली का ज्ञान होना चाहिए। अगर परिभाषिक शब्दावली का ज्ञान होगा तो क्या होगा, तथ्यात्मक ज्ञान की सोच रखेगा और डिप रखेगा, यानी कि ऑप्शन इसका पहला सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि ग्रीनविच या उत्तर समय दोपहर 12 बजे का है तो 45 डिग्री पूर्व देशांतर पर क्या होगा। अगर हम बात करेंगे 45 डिग्री पूर्व देशांतर की बात करेंगे, अगर 12 बजा है, 12 बजे है तो 45 डिग्री, हमको अगर पता है कि जो ग्लोब है, अगर हम पूर्वोत्तर की तरफ जाते हैं तो 4 क्या होता है, 4 डिग्री पड़ता है, ठीक है, 4 डिग्री। तो इस तरह से देखेंगे, अगर 12 बजे अगर पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा, 45 डिग्री अगर पूर्व में जाते हैं तो इसमें देखेंगे पूर्व में जाने पर 9 बजेंगे, 3 बजेंगे, 10 बजेंगे, इसमें आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। तो इसमें अगर हम जाते हैं 45 डिग्री पूर्व में तो 45 डिग्री अगर
पूर्व देशांतर की बात कर रहा है, तो पूर्व देशांतर में 45 डिग्री की बात कर रहा है, तो इसमें 45 × 14, क्योंकि आगे जाने पे 4 डिग्री का अंतर आता है 120, ठीक है, 118, सॉरी 118 मिनट, 118 मिनट, 118 मिनट यानी कि 3 घंटा, 3 घंटा आगे। पूर्व देशांतर क्या होगा, 3 घंटा, पूर्व देशांतर का मतलब आगे, यानी कि 3 घंटा, इसमें 12 बज जाए तो 3 घंटा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 बज जाएगा, ठीक है, तो इसमें 3 बजे अपराह्न होगा, कितना होगा, 3 बजे अपराह्न, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 2 होगा, क्योंकि आगे की तरफ बढ़ते हैं तो 1 डिग्री में 4 मिनट का फर्क आता है, 1 डिग्री में 4 मिनट का फर्क आता है। तो अगर पीछे अगर कहता है कि पूर्व देशांतर को नहीं, अगर पश्चिमोत्तर पूछता तो क्या करते, घटाते इसमें, तो आगे हो जाएगा 3 बजे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं, जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहां पे समुद्री गुफाएं बनती हैं। समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारक का चयन कीजिए। अगर गुफाएं बनती हैं तो उसका सही तरीका क्या है, कैसे बनती हैं। तटीय क्षेत्रों में तरंगों द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण, पवन अपर्दन, मानव निर्मित गतिविधियां, सैलों का गिरना। देखिए इसमें अगर हम बात करेंगे तटीय क्षेत्रों में जो समुद्री इलाके होते हैं उसके तटीय क्षेत्रों में तरंगों द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण, जब जब लहरें आती हैं तो निक्षेपण और अपर्दन दोनों होती है, तरंग तीन होती है, इसके कारण समुद्र क्या होती है, गुफा बन जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पवन के कारण नहीं होगा, मानव निर्मित बना सकते हैं, सैलों का गिरना, सैलों से नहीं बनता है, तरंगों और अपर्दन निक्षेपण तीनों होता है, उसके कारण जो समुद्री गुफाओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं। तो सदाबहार वृक्ष है वो भूमध्यवर्ती क्यों उगते हैं, अब इसमें बताना है क्यों भूमध्यवर्ती जो प्रदेश के समीप ही सदाबहार वृक्ष होते हैं। पहला ऑप्शन है मध्य तापमान और मध्य वर्षा, यानी कि मध्यम टेम्परेचर वहाँ क्या होता है, थोड़ा सा मध्यम होता है, और वर्षा भी क्या होती है, मध्यम होता है। भारी वर्षा और उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर और बहुत ज्यादा बारिश होना। निम्न वर्षा और उच्च तापमान, मध्य वर्षा और निम्न तापमान। इसमें हम बात करेंगे जो सदाबहार वृक्ष होती है भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही उगती है, क्योंकि वहां पे जो है वर्षा, भारी वर्षा होती है, और उच्च तापमान, टेम्परेचर क्या होता है, तापमान ज्यादा रहता है, और भारी वर्षा होती है, तो वहीं पे सदाबहार वृक्ष उगते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। सदाबहार वृक्ष उगने के लिए क्या क्या चाहिए, भारी वर्षा और उच्च तापमान, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अक्षांश, जो अक्षांश है उसमें बताना है कौन सा सही है, ठीक है। पहला है कि उत्तर ध्रुवीय वृत्त विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। मकर रेखा दक्षिण गोलार्ध में से होकर गुजरती है। दक्षिण ध्रुवीय वृत्त विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है। कर्क रेखा दक्षिण गोलार्ध से होकर गुजरती है। अब इसमें बताना है कि अक्षांशों के बारे में इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो इसमें देखेंगे ये गलत है, ओके। दक्षिण ध्रुवीय वृत्त विषुवत रेखा के 23.5 ये भी गलत है। कर्क रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है, दक्षिण गोलार्ध से होकर नहीं गुजरती कर्क रेखा, ओके। इसमें देखेंगे तो मकर रेखा दक्षिण गोलार्ध से होकर के गुजरती है, हाँ, दक्षिण गोलार्ध से होकर मकर रेखा गुजरती है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। मकर रेखा, ये कर्क रेखा दक्षिण गोलार्ध से गुजरती है, गलत जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को कहा जाता है। जैसे जो ग्लोब होता है इसको 2 बराबर भागों में बांटा गया है। अब इस काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं, ठीक है, इस काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा, याद रखेंगे क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। ये जो काल्पनिक रेखा होती है क्या होती है, विषुवत रेखा, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। ये बहुत एनसीईआरटी क्लास 6 की जो पहली चैप्टर है उसमें है, मानचित्र, दूसरा चैप्टर है मानचित्र, उसका क्वेश्चन है ये, ज्योग्राफी की, उसको ध्यान देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। अब ग्लोब के बारे में बताना है कि ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचे गए हैं, सही है। ग्लोब पे क्या है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। यह अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है, सही है।
यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, एकदम सही है। वास्तविक प्रतिरूप जैसे पृथ्वी है वैसे बताया गया है। यह अंडाकार आकृति में है। या क्या ये अंडाकार आकृति में है? नहीं, ये ऑप्शन क्या है? गलत है। केवल ऑप्शन ए से होगा, बी से होगा, और ए बी सी। ए बी सी कौन? ऑप्शन नंबर इसका 4 से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है समताप। समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं, सही कारण का चयन कीजिए। आखिर में जो हवाई जहाज जो उड़ाए जाते हैं समताप मंडल ही क्यों उसको चुना जाता है? क्यों? उच्च वायुदाब के कारण, न्यून वायुदाब के कारण, बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होना, आंधी वाली परिस्थितियां जो तेज पवनें चलती हैं इसके कारण। तो इसमें देखेंगे हम बादलों एवं मौसम संबंधी जो घटनाओं से मुक्त, कोई भी जैसे बादल और मौसम संबंधी जो घटना होती हैं उसमें समताप मंडल में नहीं होती हैं, इसलिए ये समताप मंडल को चुना जाता है हवाई जहाज उड़ाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युगलों का सही मिलान कीजिए। ओजोन परत, रेडियो प्रेशर, मौसम संबंधी घटना है और पतली वायु। अगर इसमें बात करेंगे तो इसमें ओजोन परत तो क्या होगा? समताप मंडल होगा। ओजोन परत क्या होता है? समताप मंडल। उसके बाद रेडियो प्रेशर, रेडियो प्रेशर की बात करेंगे तो रेडियो प्रेशर इसमें जो है बाहरी वायुमंडल है। रेडियो प्रेशर क्या है? बाहरी मंडल। मौसम संबंधी घटनाएं किसमें होती हैं? तो मौसम संबंधी घटनाएं जो इसमें होती है आपकी क्षोमंडल में। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला होगा। और पतली वायु कहाँ होती है? बहिर्मंडल में। ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि एक का एक का हो जाएगा थर्ड, और बी का हो जाएगा आपका फोर्थ, और सी का हो जाएगा सेकंड, डी का हो जाएगा सी का हो जाएगा फर्स्ट, सी का हो जाएगा फर्स्ट, और डी का हो जाएगा वायुमंडल सेकंड। ऑप्शन नंबर ये 4 से होगा। ओके, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है क्योंकि। अब गल्फ स्ट्रीम के बारे में बताना है कि गल्फ स्ट्रीम जो महासागरीय धाराएं हैं क्योंकि ये ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है, ये गलत है। अंतर्भाव में भूमि के नीचे से गर्म होती है, ये भी गलत है। गर्म पानी के झरनों स्रोत द्वारा गर्म होती नहीं, ये भी गलत है। भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है, हाँ। ये हमेशा जो गल्फ स्ट्रीम की बात करेंगे, जो गर्म महासागरीय धाराएं होती हैं, ये हमेशा भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युगलों का मिलान कीजिए। कृषि के प्रकार और क्षेत्र या प्रदेश हैं। कृषि के प्रकार और क्षेत्र या प्रदेश हैं। इसमें बताना स्थानांतरित कृषि, वाणिज्यिक अनाज कृषि, गहन निर्वाह कृषि, चलवासी पशुचरण। स्थानांतरित कृषि की बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा सघन वन वाले क्षेत्र। सघन वन वाले क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि होती है। उसके बाद बात करेंगे वाणिज्यिक अनाज कृषि। वाणिज्यिक अनाज कृषि जो है सघन सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र होते हैं इसमें। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और गहन निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह जो कृषि होती है ये सघन जनसंख्या वाली होती है। सघन सघन जो गहन निर्वाह कृषि होती है ये क्या होती है? सघन, ये होती है सघन जनसंख्या होती है। और वाणिज्यिक अनाज कृषि सॉरी ये जो होता है शीतोष्ण शीतोष्ण घास के मैदान। जो वाणिज्यिक अनाज कृषि होती है ये शीतोष्ण घास के मैदान में होता है। और चलवासी पशुचरण क्या होती है? ये अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश में होती है। अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश, यानी कि एक पहले फर्स्ट का क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक छो मिला। उसके बाद आंसर जान लेंगे, जब पहला सही है तो सब सही होगा। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कथन का चयन कीजिए। सत्य नहीं, असत्य कथन। असत्य कथन, बायोगैस ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण होती है, क्या ये सही है? सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है। ज्वारी ऊर्जा समाप्य होती है। पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है। तो इसमें बताना है ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कथन कौन सा है। तो ऊर्जा संसाधनों पर जो असत्य कथन इसमें ज्वारी ऊर्जा समाप्य ऊर्जा, ये गलत है। ये ऑप्शन नंबर क्या तीसरा सही होगा। ओके, ये असत्य कथन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से यातायात का कौन सा साधन
अधिक दूरी में भारी बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता है। तो सबसे सस्ता इसमें जो है, सस्ता नाम करके कुछ लोग इसमें सस्ता समझ करके क्या करते हैं, रेल मार्ग लगा देते हैं, जो हालांकि रेल मार्ग क्या है, गलत है। और कुछ लोग सड़क मार्ग लगाते हैं, ये भी गलत है। सबसे सस्ता की बात करेंगे तो जल मार्ग होता है इसमें। ऑप्शन नंबर ए पहला सही होगा। यातायात की अगर आता है क्वेश्चन तो इसमें जल मार्ग सबसे सस्ता होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वह सुझाइए। वो हमको जो है पर्यावरण को बचाना है तो किस प्रकार क्या करेंगे, अनवीकरणीय संसाधन का चुनाव करेंगे, या नवीकरणीय संसाधन का चुनाव करेंगे, या मानव निर्मित संसाधनों का चुनाव करेंगे, या अजैव संसाधनों का चुनाव करेंगे। तो इसमें हमको अपने पर्यावरण को बचाना है तो हमेशा नवीकरणीय संसाधन का हम चुनाव करेंगे। ओके, ऑप्शन नंबर इसका 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा गतिविधि के समय शिक्षक ने विद्यार्थियों से आदिवासियों जैसी दिखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा। आदिवासियों जैसे कोई गुड़िया उसका जो है आदिवासी जैसे है वो। अधिकांश विद्यार्थियों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुई, सिर पर मुकुट लगाए और नृत्य मुद्रा वाली गुड़िया उठा ली। यह व्यवहार क्या दिखाता है? आखिर में यह व्यवहार क्या दिखाता है? तो यह भेदभाव तो दिखाता नहीं है, क्योंकि किसी प्रकार का भेदभाव तो बोला नहीं है। प्रगतिशीलता ये तो बताया नहीं है। पूर्वाग्रह पहले से तो है, लेकिन ये रूढ़िवाद बताता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या दूसरा सही होगा, रूढ़िवाद को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का अर्थ है उन्हें नकारात्मक रूप से देखना, उन्हें उत्तम श्रेष्ठ मानना, जो लोग भिन्न है उनका अनादर करना, और इसमें ऑप्शन नंबर डी समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना। तो पूर्वाग्रही का मतलब होता है कि पहले से जो बातें बनाई गई हो पूर्वाग्रह से होती हैं, पहले से चली चली होती बातें वो हैं। इसमें जो होता है अ, उन्हें नकारात्मक रूप से देखना ये होगा, जो लोग भिन्न है उनका अनादर करना ये होगा, और समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना ये होगा। पूर्वाग्रही का होने का मतलब ये होता है, उन्हें उत्तम श्रेष्ठ मानना ये नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ए सी और डी, ए सी डी ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है अभिकथन और तर्क का। अभिकथन क्या है? संघीय व्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकताओं तथा मांगों का पालन करती है। जो संघीय व्यवस्था है तो इसकी पालन करती है। का तर्क यह है कि यह देश में अभिशासन के बहुलित चरण यानी स्तर, जो स्तर है स्थापित करती है। बात सही है। अगर संघीय व्यवस्था है तो उसको अभिशासन क्या है, बहुलित चरण को स्थापित करती है। अभिकथन भी सही है और इसका तर्क भी और इसका व्याख्या भी कर रहा है। इसमें दोनों सही है, ए और दोनों सही है, और ये इसकी हाँ इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखेंगे, निम्नलिखित में से किन घटनाओं की पहचान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम की बात कर रहा है अधिनियम 1989 के उल्लंघन के रूप में की गई है? बताना है। ऊंची जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध हिंसा, सही है। अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य को आपत्तिजनक पदार्थ खाने के लिए बाध्य करना, गैर आदिवासी लड़की लकड़ी व्यापारियों को जनजाति भूमि के दोहन की अनुमति देना। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य से विवाह करना। तो इसमें बताना 1989 के उल्लंघन के रूप में कौन सा इसमें चारों ऑप्शन में से सही होगा। तो इसमें हम देखेंगे अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य से विवाह करना ये सही नहीं है, ये ऑप्शन क्या है, गलत है। बाकी ऊंची जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध हिंसा ये हमेशा होती है, आप ये ऑप्शन सही है। अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य को आपत्तिजनक पदार्थ पदार्थ खाने के लिए बाध्य करना ये भी सही है, हमेशा जो है बात किया गया है। और गैर आदिवासी लकड़ी व्यापारियों को जनजाति भूमि के दोहन की अनुमति देना ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें ए बी सी सही है, डी गलत है। तरह से विवाह करना ये सही नहीं है। ठीक है, इसमें ए बी और सी ऑप्शन नंबर 4 सही होगा इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन योजना ने विद्यार्थियों में जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता की है। जो मिड डे में जो भोजन जो लगाया गया था, वो जातिवाद को कम करने के लिए, जो बहुत सारे जाति के लोग थे, अगर एक प्रकार का भोजन लगा देंगे तो क्या होगा, जो जातिवाद पूर्वाग्रह जो बना दिया गया उसको कम करने के ऐसा बताया है, तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया है। सही विकल्प के चयन द्वारा कथन को समझाइए। इसमें कौन सा कथन जो है सही होगा? सभी जातियों के बच्चे साथ साथ खाते हैं, एकदम सही है। अगर मिड डे जो मध्याह्न भोजन है उसमें सभी बच्चे खाते हैं। कई स्थानों में दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए रखा गया है। ज़्यादातर जो महिलाएं हैं दलित हैं। इसमें स्कूलों में गरीब बच्चों का प्रवेश लेना कई गुना बढ़ गया है, और जितने भी गरीब बच्चे थे वो नहीं पढ़ पाते थे, इसकी वजह से कुछ बच्चे भी आ भी जाते हैं पढ़ने। स्कूल छोड़ने की दरों में कमी आई है, ये भी सही है। तो इसमें देखेंगे चारों ऑप्शन क्या है, सही है। इसमें ए बी सी डी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं? भारतीय न्यायिक प्रावधान की बात कर रहा है, स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती है। न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल होता है, और न्यायाधीशों के आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकती। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। अब इन चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सा सही है। तो इसमें देखेंगे भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं में से प्रावधान बताना है। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, यह ऑप्शन क्या होगा, सही नहीं होगा। ये न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती, ये ऑप्शन सही है। न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल होता है, ये भी सही है। न्यायाधीशों के आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकता, ये भी सही है। ये ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। इसमें ए बी सी, ये क्या होगा, चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन एवं सम्मान मिलता है, वेतन मिलता है और सम्मान मिलता है, बात सही है। अगर कोई महिला ऑफिस जाती है तो वेतन और सम्मान दोनों मिलता है। अगर निष्पादित ऑफिस संबंधित काम की तुलना में घरेलू महिला द्वारा निष्पादित काम अनदेखा तथा अदब जाता है, इसके पीछे के संभाव्य कारण की जांच कीजिए। आखिर में ऐसा क्यों होता है? ऑफिस जाने वाली महिला और जो घरेलू महिला है उनके बीच। पहला ऑप्शन है कार्यालय काम का अतिमूल्यन। जो कार्यालय काम का है उसको बहुत ज्यादा बढ़ावा देना, मूल्य बढ़ावा देना। घरेलू काम के लिए कम समय लगना, ऐसा माना था कि जो घर का काम है बहुत कम समय लगता है। भारतीय समाज की पितृत्व व्यवस्था, जो भारतीय समाज की जो पितृत्वात्मक सोच है उसकी व्यवस्था है। घरेलू काम का अवमूल्यन करना, घरेलू काम के बारे में क्या करना, अवमूल्यन करना। तो इसके पीछे संभाव्य कारण की जांच क्या है? सिर्फ एक ही हो सकता है, घरेलू काम का अवमूल्यन। अगर हम घरेलू काम का अवमूल्यन करते हैं तो बाकी ये ऑप्शन क्या होगा, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। घरेलू काम के लिए कम समय लगना, ऐसा नहीं हो सकता है। घर के काम में भी बहुत समय लगता है। और भारतीय समाज की पितृत्व व्यवस्था, ये भी नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को अनुदत्त किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार तथा प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की है? तो इसमें हमको बताना है कौन से अनुच्छेद में है। तो हमारी अधिकार की बात होती है तो ये हमेशा अधिकार की बात किसमें जाएगी, अनुच्छेद 21 में जाएगी। अनुच्छेद 21 को याद रखें, आर्टिकल नंबर 21, समान जीवन जीने का अधिकार और निजता का अधिकार, भोजन प्रदूषण मुक्त जल का अधिकार किसमें होगा, ये अनुच्छेद 21 याद रखेंगे। 21, आर्टिकल नंबर 21। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है। सही है, वहाँ की जो अमेरिका की जो धर्मनिरपेक्षता है और भारत की जो धर्मनिरपेक्षता है, दोनों का क्या डिफरेंस है। दोनों के बीच भेदों की पहचान करने वाले सही विकल्पों की निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। अब उन दोनों विकल्प जो डिफरेंसेस हैं, इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि कैसे हम वहाँ की पहचान कर सकते हैं, वहाँ की क्या धर्मनिरपेक्षता है और भारत की क्या है धर्मनिरपेक्षता है।
अमेरिका में राज्य और धर्म में से कोई भी एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। हाँ, ये है। वहां पे क्या होता है कि राज्य और धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है एक दूसरे का। बी ऑप्शन, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है। जो भी अल्पसंख्यक है उनको सुरक्षा का अल्पसंख्यक क्या है, प्रावधान दिया गया है। तीसरा, अमेरिका और भारत दोनों ही राज्य के मामलों और धार्मिक मामलों में स्पष्ट प्रतिकरण बनाए रखते हैं। नहीं, ये ऑप्शन गलत है। डी, अमेरिका में भारत के विपरीत राज्य धार्मिक सुधारों की अनुमति दे सकता है। अमेरिका में भारत के विपरीत, नहीं, ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। सिर्फ ऑप्शन पहला सही होगा और दूसरा, यानी कि ए और बी। ऑप्शन नंबर 4 से होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ, सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है। सभी, कोई भी व्यक्ति कानून कानून की दृष्टि में क्या एक समान दिखाता है। वाक्य का क्या अर्थ है, तो इसमें बताना है वाक्य क्या क्या अर्थ है। सभी नागरिकों को अपने सामाजिक आर्थिक स्तर के अनुच्छेद समान कानून का पालन करना होगा। सही है। कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके नस्ल या वर्ण, धर्म, जाति अथवा जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि कानून की नज़र में क्या है, सभी एक समान है। असमानताएं समाप्त हो गई हैं। अगर कानून एक समान है तो असमानताएं क्या है, समाप्त हो ही गई हैं। यह समस्त नागरिकों के लिए निष्पक्ष अवसर तथा गौरवमय जीवन सुनिश्चित करता है। ये, अगर सबके लिए कानून समान है तो ये समस्त नागरिकों के लिए क्या है, निष्पक्ष निष्पक्ष अवसर तथा गौरवमय जीवन सुनिश्चित, ये ऑप्शन सही होगा। लेकिन असमानताएं समाप्त हो गई, ये नहीं है, असमानताएं आज भी हैं। और कानून की दृष्टि में किसी व्यक्ति के साथ उनके कोई किसी प्रकार का जाति, धर्म, ये सब भेदभाव नहीं कर सकते, ये भी सही होगा। सभी नागरिकों को अपने सामाजिक आर्थिक स्तर के अनुच्छेद समान कानून पालन करना होगा, ये भी सही होगा। ए, बी और डी, इसमें ए, बी, डी सही होगा, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही शून्य में, अब ये जो है बताना है शून्य। ठीक है, तो इसमें देखेंगे राजमिस्त्री, घरेलू कामगार, सब्जी विक्रेता, दुकान में सुपरवाइजर। तो इसमें बताना है सही विकल्प कौन सा होगा। इसमें राजमिस्त्री दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, ठीक है। घरेलू कामगार अनियमित मजदूर, सब्जी विक्रेता स्वरोजगार, दुकान में सुपरवाइजर व्यवसायी। तो सही विकल्प इसमें बताना है सही। अच्छा, इसमें सही, ये ऑप्शन नंबर क्या है, राजमिस्त्री जो है दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, ठीक है, रोजगार के प्रकार हैं इनके। और सब्जी विक्रेता जो है स्वरोजगार, ये स्वरोजगार में आएंगे सब्जी विक्रेता। बाकी घरेलू कामगार ये अनियमित मजदूर, ये नहीं सही होगा। दुकान में सुपरवाइजर ये व्यवसायी, नहीं, ये भी नहीं सही होगा। सिर्फ ए और सी। ए और सी कौन सा होगा इसमें, ए और सी, ए और सी, ए और बी दिया है इसमें। तो घरेलू कामगार, यहाँ पे बी नहीं, यहाँ पे सी होना चाहिए। ठीक है, ए और सी होगा, सब्जी विक्रेता स्वरोजगार। ओके, ए और सी, ए, सी और डी, ए, बी और सी, नहीं, ए और सी होगा। ओके, ए और सी, इसका ऑप्शन नंबर 4 सी होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रवसन के परिणाम स्वरूप शहरों में औद्योगिक स्थलों के निकट स्लम क्षेत्र वृद्धि देखी गई। यानी जो स्लम क्षेत्र है, जो झोपड़पट्टी है, उसको बोलते हैं स्लम क्षेत्र, उनकी वृद्धि देखी गई। जैसे बढ़ते हैं तो इस प्रकार के प्रवसन के क्या कारण है, मतलब जैसे प्रवसन यानी कि जो बसते हैं शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में, तो शहरी क्षेत्र में जीवन के स्तर में अधोगति, ग्रामीण कामगार बाजार में विघटन, घटी हुई कृषि उत्पादकता, ये सही है। अगर कृषि घटी तो उत्पादकता भी क्या होगा, घटेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी हुई कुशल कार्यबल की संख्या, ये ऐसा सही नहीं होगा। ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ी कुशल कार्यबल की संख्या, घटी हुई कृषि उत्पादकता, ये सही है। ग्रामीण कामगार बाजार में विघटन, जो ग्रामीण कामगार बाजार में क्या विघटन आता है, ये भी सही है। शहरी क्षेत्र में जीवन के स्तर में अधोगति, नहीं, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी और सी सही होगा, ऑप्शन नंबर 4, इसमें क्या होगा, चौथा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है।
अब बताना है कि किन सेवाओं को होता है करना है। सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है, जैसे पुलिस सेवाएं हैं, न्यायिक सेवाएं हैं, शैक्षिक सेवाएं हैं, निर्माण सेवाएं। अब ये सार्वजनिक सेवा कौन सा होगा, ए बी सी में बताना है। तो इसमें पुलिस सेवा क्या है, सार्वजनिक है। न्यायिक सेवा ये भी सार्वजनिक है। शैक्षिक सेवा सार्वजनिक है। निर्माण सेवा ये निर्माण से कार्य सेवा ये नहीं होगा। ठीक है, बाकी ये सब ए बी सी तीनों सही होगा। ए बी सी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला क्वेश्चन है 1883 1883 जो एल्बर्ट बिल था लागू करने पर विरोध हुआ, क्योंकि भारतीयों ने इसका विरोध किया क्योंकि इस बिल ने ब्रिटिश सरकार को बिना सबूत के भारतीयों पर मुकदमा चलाने की छूट दे दी थी। बात सही है। अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे। अंग्रेजों ने भी इसका विरोध किया। उसके बाद बिल ने अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया, जो एल्बर्ट बिल था। ठीक है, ये सही है। जो एल्बर्ट बिल था, बिल भारतीय लोगों के प्रति नस्लवादी नजरिया रखता था ना, ये गलत है, ये सही होगा। और अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे, एल्बर्ट बिल का। ये ऑप्शन क्या है, ये भी सही होगा। ठीक है, ये मुकदमा चलाने की छूट दीजिए, गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी और सी ये दोनों सही होगा। ऑप्शन नंबर क्या है, दूसरा दूसरा सही होगा। ठीक है, सेकंड। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्वतंत्र स्वतंत्र भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वतंत्र भारत के कथन और कारण। इसमें कथन और कारण पे प्रश्न है। हमारा संविधान कानून की नजर में सबको बराबर मानता है। जो हमारा संविधान है, संविधान की नजर में क्या है, सभी एक समान है। लेकिन असल जिंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज्यादा बराबर है। लेकिन असल जीवन में ऐसा तो है नहीं, देखने को मिलता है। भारतीय संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम अभी तक आदर्शों को हम अभी तक साकार नहीं कर पाए हैं। जो संविधान के आदर्श हैं, उस आदर्श पे सबको चलना चाहिए, वो अभी तक कोई चल नहीं पाता है और उसको अभी तक कोई साकार नहीं किया है। तो इसमें सही विकल्प बताना है कौन सा, क्या ये इसका व्याख्या कर रहा है। देखिए, संविधान कानून के नजर में सबको बराबर मानता है, लेकिन असल जिंदगी भारतीय औरों के मुकाबले में ज्यादा बराबर। ये ऑप्शन तो सही है, कथन सही है। भारतीय संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम अभी तक साकार नहीं कर पाए, ये भी सही है, अभी तक साकार लिए। लेकिन ये जो कथन है, ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। ये अलग स्टेटमेंट हो जा रहा है, ये अलग स्टेटमेंट हो जा रहा है, इसकी ये व्याख्या नहीं कर पाती। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, परंतु जो तर्क है वो अभिकथन का सही कारण नहीं है, इसका सही कारण नहीं बता पाए। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन है, दो स्टेटमेंट है। ठीक है, अभी दो स्टेटमेंट है, देखेंगे ए और बी। खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में कौन सा सही होगा। जब खिलाफत आंदोलन हुआ था, दो स्टेटमेंट बताना है। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान जो खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी 1920 में। स्टेटमेंट 2 कह रहा है, भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट जो खिलाफत आंदोलन से क्या दोनों सही है, नहीं। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान जो खलीफा हुआ करते थे, बहुत सख्त संधि थोप दी थी, ये तो ऑप्शन सही है। लेकिन जो भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र जो मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं था, होना चाहिए, ऐसा भारतीय मुसलमान चाहते थे। ये ऑप्शन नंबर क्या है, गलत है। सिर्फ पहला ऑप्शन सही है, ए सही है लेकिन बी गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्या है, कथन का है। ये भी क्या है, कथन का है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन और कारण। ये जो अभिकथन और कारण का, अभिकथन और क्या है, कारण का है। जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, व्यावसायिक प्रतिनिधि तथा कंपनी के कर्मचारी भी नील उत्पादन में निवेश करने लगे। जब नील के व्यापार बढ़ने लगा, तो उसमें जो व्यावसायिक प्रतिनिधि थे और कंपनी के कर्मचारी नील के उत्पादन में क्या निवेश पैसा लगाने लगे, नील के उत्पादन में। अब कारण यह है, इसमें होने वाले अधिक लाभ से आकर्षित होकर बहुत से लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भारत आए और बागान मालिक बन गए। ये भी
इसका क्या है, सही है। क्योंकि जब यहाँ पे जब पैसा कर्मचारी भी निवेश करने लगे, उसका उत्पादन, नील उत्पादन बढ़ा, तो स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से क्या है, बहुत सारे आए और यहाँ पे आकर के मालिक बन गए। तो ये इसका अभी कथन भी सही है, कार्य भी सही है, और इसका क्या है, तर्क भी क्या है, व्याख्या भी सही है। तो इसमें देखेंगे ए और आ दोनों सही है, था ए सही की, हाँ, ये ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, 4 सही होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के उपदेशों के संबंध में सही है। अब जो है बुद्ध के उपदेश में बताना है कि बुद्ध के उपदेश में कौन सा कथन हमारा सही है। हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों के परिणाम है, ये जो कथन है, ये जो लाइन है, बुद्ध के द्वारा दिया गया था, सही है। हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं की वजह से है। हमारी जो इच्छाएं होती हैं कभी पूरी नहीं होती हैं, और जो हमारी लालसाएं अभी कभी, ये भी स्टेटमेंट जो है ये बुद्ध के द्वारा दिया गया था, ये भी सही है। एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों को उनके उपदेशों को मानना और पालन करना आवश्यक था। ऐसा ऐसा नहीं है कि उनके जो है उपदेशों को मानना था खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के अनुयायियों को। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और बी, बस 2 सही होगा, चौथा सही होगा, इसमें जो है 4 सही होगा, ऑप्शन नंबर चौथा ए और बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 16वीं और 17वीं शताब्दियों में यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ों की मांग में तेजी आने से भारत के बुनकरों में निम्नलिखित परिवर्तन आए। तो 16वीं और 17वीं शताब्दी की बात करेंगे तो यूरोपीय बाजार में भारतीय कपड़ों की बहुत तेजी आई, अच्छा मार्केट चला उसका। तो अधिकाधिक लोगों ने कताई, धुलाई और रंगाई का धंधा अपना लिया। भी कह रहा है शिल्पकारों के कामकाज में स्वतंत्रता में बढ़ोतरी, तो शिल्पकार के कामकाज उनकी स्वतंत्रता में बढ़ोतरी हुई। सी कह रहा है कि डिजाइनों में बहुलता और शिल्पकारों की कलात्मकता में बढ़ोतरी हुई। नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि सिंपल था। एजेंट एजेंटों से पहले ही पेशगी लेकर काम करने की नई प्रणाली, तो इसमें जो हो जाएगा, हाँ ये सही है, एजेंटों से पहले ही पेशगी लेकर काम करने की नई प्रणाली अपना लिया था। और अधिकाधिक लोगों ने कताई, धुलाई और रंगाई का धंधा अपना लिया। जब बहुत सारे लोगों ने अपना लिया, तभी जा करके 16वीं 17वीं शताब्दी में यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़े की मांग हुई थी, तेजी आई थी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा और टी सही होगा। इसका जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिराव फूले की 1873 में आई किताब समर्पित है। ज्योतिराव फूले की एक किताब आई थी 1873 में। वो 1873 में इनकी जो किताब थी किस पे समर्पित थी, तो भारत के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के राष्ट्रवादियों को, नहीं इस पे नहीं था। भक्ति गायकों, नहीं गायकों पे नहीं था। अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को, तो उनकी जो किताब आई थी अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का जो विरोध करने वाले कार्यकर्ता पर इनकी एक किताब थी जो 1873 में आई थी। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। ब्रह्म समाज सुधार के नहीं था। फिर तो 1873 में किसमें था, अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं का था। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इसमें। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये कथन आ गया स्टेटमेंट का। अब ये स्टेटमेंट का प्रश्न है। ये दो स्टेटमेंट है। एक है 19वीं सदी के दूसरे अर्ध तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जाति भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे और सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलनों की शुरुआत की। जो 19वीं सदी के दूसरे अर्ध अर्ध तक की बात करेंगे तो जो गैर ब्राह्मण जाति के भीतर से भी लोग जाति भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे थे। दूसरा स्टेटमेंट है कि मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों के बीच काम किया एवं उनको संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन किया। तो दो स्टेटमेंट में बताना है कि कौन सा सही है। ए सही है परंतु बी गलत। नहीं, इसमें जो है दोनों सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट और इसमें दोनों सही है। और ये इसकी क्या है, ये इसका जो एग्जाम्पल है, मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, घासीदास ने किया था। ठीक है, घासीदास ने। तो ये जो है ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ये चौथा सही होगा। कौन सही होगा,
ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की कुरान ये देखिए, किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। इन्होंने भी जो है महिलाओं की शिक्षा के बारे में बताया था। ठीक है, बेगम अनीस किदवई, मुमताज अली, हजारा बीबी इस्लाम बेगम को। तो जो मुमताज अली थी, इन्होंने जो है कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके बताया कि नहीं, महिलाओं को, जो मुस्लिम महिलाएं हैं, उनको भी शिक्षा का अधिकार दिया जाएगी। ठीक है, अब जो मुमताज अली थी, इनके ये पटना बिहार की रहने वाली थी, इतना याद रखेंगे। इनका जो जन्म की बात करेंगे तो 1860 में इनका जन्म हुआ था, 1860 में। और कहाँ की रहने वाली थी? पटना और बिहार यानी पटना की रहने वाली थी। तो मुस्लिम शिक्षा की बात करेंगे जो महिलाओं को इन्होंने दिलाया था। अगला क्वेश्चन हमारा ये, मध्यकाल में जनजाति समूह के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है। जो मध्यकाल की जो जनजाति थी, आखिर में उनके बारे में हमें जानकारी कम क्यों है, ये बताना है। तो जनजातियाँ थी मध्यकाल के समय, वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसलिए उनके बारे में कम जानकारी उपलब्ध है। करेक्ट है, ये आप यही ऑप्शन सही होगा। क्योंकि अगर लिखित किसी भी इतिहास का अगर लिखित जानकारी होगा, अगर दस्तावेज होगा, तो उसका बारे में जानकारी होना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए लिखित उनके बारे में जानकारी नहीं था, तो उनके बारे में जानकारी बहुत कम होगी, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खुदा की रचना के खाते में, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतने खूबियां से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? यह लेखांश 13वीं शताब्दी में किसके लिए लिखा गया था? ये ये किसके लिए लिखा गया था? ये गौतमी बलश्री रुद्रमा देवी और गौतमी नहीं, इनके लिए नहीं, ये लिखा गया था रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान के द्वारा लिखा गया था। और ये इतिहास की पहली ऐसी महिला शासिका थी रजिया सुल्तान, इनके द्वारा लिखा गया था, इसके द्वारा लिखा गया रजिया सुल्तान। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 12वीं शताब्दी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अगर हम 12वीं शताब्दी के जो प्रौद्योगिकी के संबंध बताएंगे हम, यानी कि टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के बारे में इसमें बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में कौन सा सही होगा। ठीक है, मेहराबों का निर्माण अधिरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था। मेहराब का मध्य भाग आधारशिला कहलाता था, ये गलत है, मेहराब का मध्य भाग आधारशिला कहलाता था। इसमें स्टेटमेंट केवल क्या होगा? पहला सही होगा, मेहराबों का निर्माण अधिरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया था, इसमें केवल एक सही होगा, पहला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित 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 कौन से पूरा प्रसार स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले थे? कोल्डीवा से नहीं मिला था, इनामबाग से नहीं मिला था, ब्रह्मगिरी, हाँ होसंगी, ये ऑप्शन नंबर 4 सही है। यहाँ से जो है पूरा प्रसार स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले थे, कहाँ पे? होसंगी, ऑप्शन नंबर 4 याद रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपदों के नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है? तो कर वसूलों के संदर्भ में सही नहीं है, ये बताना है। आखेटकों तथा संग्राहकों को भी जंगल से प्राप्त वस्तुएं राजा को देनी होती थी। जो भी आखेटक हुआ करते थे, जो फूड गैदर हुआ के संग्राहक हुए, वो जंगल से जो भी लाते थे वो राजा को देते थे। क्या ये सही है? नहीं। व्यापार में खरीदी व बेची जाने वाली वस्तुओं पर कर लगाया जाता था। जो भी व्यापार में जो भी वस्तुएं खरीदी जाती थी वो बेचे तो उस पर कर लगाया, नहीं, ये भी सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? हाँ, ज्यादातर फसलों पर कर व उपज का आधा आधा हिस्सा निर्धारित होता था। ये ऑप्शन क्या होगा? ये सही होगा, क्योंकि ज्यादातर फसलों पर उपज का आधा हिस्सा निर्धारित होता। चरवाहों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था, ये भी सही है। ये ऑप्शन क्या होगा? ये सही होगा, क्योंकि कर वसूलने के संदर्भ में ये सही नहीं है। आधा हिस्सा नहीं होता था, 1/6 होता था, याद रखेंगे। आधा नहीं होता था, 1/6 होता, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सही होगा, तीसरा। तो आज का सेशन यहीं पे हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इम्पोर्टेंट
प्रीवियस पूरा डिस्कशन के साथ। और आगे देखते हैं।